Hello students, have a nice day. In previous video I have explained transformation, and the last topic of transformation was active voice change into passive voice. Today I would like to explain a new chapter, that is translation. We are reading translation since early classes, but I would like to explain. First of all, what is tense? एक मन में बात आती है कि ये पता किया जाए टेंस है क्या। मन में बात आएगी व्हाट इज टेंस। ये आपका पॉइंट है, टॉपिक है कि टेंस है क्या। होते तो ये तीन हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन वास्तव में ये टेंस क्या है, पास्ट टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस क्या है, हाउ वी कैन डिफाइन टेंस। तो कुछ लोग बताते हैं टेंस का शाब्दिक अर्थ लोग निकाल के रखते हैं। टेंस का शाब्दिक अर्थ होता है काल, समय, जो भी और भी निकलता हो निकालते हो, फिर काल या समय निकाल के देखेंगे हम। तो साधारण सी बात है, समय को परिभाषित करना, समय को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। वी कैन नॉट डिफाइन टाइम। लेकिन हमने देखा होगा, मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर 3 सेंटेंस लिखूंगा मैं। I go to school, I went to school, I shall go to school। ये आपको मैंने 3 सेंटेंस दिए। I have not explained time tense so far, but I have tried to explain। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल गया था, मैं स्कूल जाऊंगा। 3 सेंटेंस हैं। ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट, और ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। तो 3 टेंस आपको मेरे बताए, और हम तीनों टेंस को जो डिफाइन करते हैं इनके कारण करते हैं। पहले टेंस को प्रेजेंट मैंने क्यों कहा, क्योंकि वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग था। मैंने पास्ट क्यों कहा, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग था। फ्यूचर मैंने इसलिए कहा क्योंकि आई के बाद सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग था। तो हमने जो टेंस को डिफाइन किया, हमने निर्धारित किया, वो किया क्रिया के द्वारा से। अब मैं वहीं पहुँचूँगा जहाँ पर हम पर शुरुआत में थे, अर्थात समय को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, लेकिन समय को टाइम कैन नॉट बी डिफाइंड। समय को परिभाषित हम नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी काम का होना या करना क्रिया के द्वारा संभव होता है, तथा क्रिया के जिस रूप से कार्य का करना या होना पाया जाए, उसे टेंस कहते हैं। तो मेन से निकल के आई
क्रिया के जिस रूप से, अर्थात रिजल्ट ये निकल के आया कि टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब है। गो, वेंट, गो या सेल गो, जो भी समझ लें, सेल भी जो भी सेल लगेगा। तो ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, और ये सेल गो लगा तो फ्यूचर है। फॉर्म ऑफ वर्ब डिफाइंस टेंस, अर्थात क्रिया के जिस रूप से किसी भी काम का होना या करना पाया जाए उसको हम टेंस कहते हैं। मेरे साथ समझ बात आ रही होगी। अब टेंस होते हैं तीन। टेंस प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये तीन टेंस हुए, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, और एक टेंस के चार भाग होते हैं। नंबर एक, इंडिफिनिट। कंटिन्यूअस, परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चार आपको एक टेंस के चार प्रकार हुए। टेंस तीन हुए, अर्थात 3 × 4 = 12, 12 कुल टेंस हुए। जैसे हम बताने का प्रयास करेंगे आपको। प्रेजेंट हुआ, एक इंडेफिनिट, दूसरा, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अर्थात एक टेंस के चार भाग होंगे, इसी प्रकार पास्ट के होंगे, इसी प्रकार फ्यूचर के होंगे, इसी प्रकार तो 12 कुल होंगे। टेंस 3 हुए, एक टेंस के चार भाग हुए, और कुल भाग आपके 12 हुए। ये बिल्कुल सही सिस्टम है अभी तक। अब जो पहला निकल के आपका आया, वही निकल के ये आया कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नोट करेंगे। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्दों का प्रयोग होता है, तथा वाक्य की मूल भावना से
कार्य के प्रति अनिश्चितता का बोध होता है। अर्थात वह पढ़ता है पता नहीं कब से पढ़ रहा है और कब तक पढ़ेगा, सब कुछ अनिश्चित है, अतः ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का वाक्य है। इसका नाम है वर्तमान अनिश्चित काल। कुछ निश्चित नहीं है इस पर। हमने जो इसकी डेफिनेशन दी, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में ताती तीन शब्द आते हैं। वाक्य की मूल भावना से कार्य के प्रति अनिश्चितता का बोध होता है और वह पढ़ता है तो पता नहीं कब से पढ़ रहा है, आगे कब तक पढ़ेगा। अब हम अनुवाद करने के नियम लिखेंगे इस पर। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। इस काल के स्वीकारात्मक वाक्यों का अनुवाद करते समय एक वचनकर्ताओं के साथ एक वचन के कर्ताओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। एक मन में बात आ रही होगी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस का प्रयोग क्यों करते हैं, तो नोट है अंग्रेजी की सभी क्रियाएं अपने मूल रूप में बहुवचन में होती हैं। जैसे आपका सिंह है तो ये प्लूरल है, अर्थात बहुवचन है। तो एक वचन बनाने के लिए एस या ईएस या एस का प्रयोग होता है। जैसे राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल, ये क्रिया आपकी सिंगुलर है और चूंकि आपका ये राम भी सिंगुलर मिलेंगे तब जाके काम चलेगा। दूसरा नियम मैं बताने जा रहा हूँ, इसी पे अफर्मेटिव में ही है। यदि आपका सब्जेक्ट कर्ता बहुवचन में हो तो
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, क्योंकि एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया, बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग होता है। देखने का प्रयास करें। यदि वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल अर्थात बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, तो आई गो, ये आपका प्लूरल है, गो भी आपका प्लूरल है। आई गो टू स्कूल, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। जब कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी आपकी बहुवचन होगी। SSPP फार्मूला के तहत ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। एक नोट लिखेंगे, अफर्मेटिव के अंतर्गत ही नोट है आपका। यदि किसी वाक्य में किसी प्रकार का जोर प्रकट हो तो अनुवाद करते समय के साथ डू या डस का प्रयोग करते हैं, अर्थात सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू। जैसे वह स्कूल जाता तो है, वह स्कूल जाता तो, ये तो के कारण बनेगा ही डज गो टू स्कूल। ही डज गो टू स्कूल। अब इसी में कहेंगे वे स्कूल जाते तो हैं, दे डू गो टू स्कूल। क्या बनेगा? दे डू ये सिंगुलर था तो डज लगा, ये प्लूरल था तो डू लगा। इसको ध्यान से देखेंगे। यदि वाक्य में किसी प्रकार का जोर प्रकट किया जाए तो एक वचन कर्ता के साथ डज और बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग होता है। दैट्स ऑल फॉर दिस पीरियड। इफ यू हैव लाइक्ड माय वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दैट्स ऑल।